अस्सलामुअलैकुम। बेटा हमारे पास आज का जो लेक्चर है उसके अंदर बात हम करेंगे अपने पास हाइड्रोजन की पोजीशन की, दैट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। देखो हम अपने पास पीरियोडिक टेबल में देखते हैं हाइड्रोजन को कि वो ग्रुप नंबर 1 के टॉप पर रखा होता है, और अक्सर पीरियोडिक टेबल्स में ये देखा जाता है कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के सेंटर में रखा हुआ होता है, टॉप पे। तो क्या वजह है? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जो होता है उसके लास्ट शेल में पाए जाते हैं बेटा एक इलेक्ट्रॉन। तो उस एक इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल में, यानी कि ओवरऑल उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि पहले शेल के अंदर होता है, तो पहला और आखिरी एक ही माना गया उसका। तो उस एक शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की बिना पर हाइड्रोजन को तीन अलग अलग ग्रुप्स में रखा जा सकता है। देखो, हर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रुप पहचान होता है उसकी ना। उस ग्रुप से रिलेटिबिलिटी रखते हुए उसके कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई किया जाता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को जो है वो सिमिलैरिटीज की बुनियाद के ऊपर रखा जाता है। तो बहुत सारे मामलात होते हैं एक ग्रुप में होने से। लाजमी बात है कि इंसान जब एक घर में होता है तो उस घर के होने के बहुत फवायद होते हैं उसको, उस खानदान के होने के उसको बहुत फवायद होते हैं। तो इसी तरह से ये किसी खानदान में होना बहुत जरूरी है एलिमेंट्स का भी। तो हाइड्रोजन का भी किसी ग्रुप में होना बहुत जरूरी था, इसलिए हाइड्रोजन को देखा गया, और जब ये देखा कि उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस बिना पर उसे तीन अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रखा जाने के बारे में सोचा जाने लगा। अब हुआ क्या कि जब रिजेम्बलेंस की बात की जा रही है, कौन कौन से ग्रुप हैं? ग्रुप नंबर 1A आप अपने पास देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 1A है, ग्रुप नंबर 4A है, और ग्रुप नंबर 7A है। ये तीन ग्रुप्स हैं जिनके अंदर आप हाइड्रोजन को रख सकते हैं। तो अब इन तीन ग्रुप्स के अंदर आपके पास क्या है? सबसे पहले बात की जा रही है रिजेम्बलेंस। देखो, हम देखते हैं ग्रुप नंबर 1A के टॉप पर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप 4A और 7A का भी जिक्र है। और जब मैं ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स को देखता हूँ तो वो स्टार्ट हो रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम से स्टार्ट हो रहा है और लिथियम के ऊपर हाइड्रोजन है। तो ग्रुप के अंदर भी कंसिडर नहीं किया जा रहा हाइड्रोजन को। तो एक्चुअल हाइड्रोजन है कहाँ? हाइड्रोजन बेसिकली, ये तो हम एंड में देखेंगे, लेकिन हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में रखा जाएगा तो उसकी रिजेम्बलेंस की बिना पे, और अगर नहीं रख रहे तो उसकी डिसिमिलैरिटीज की वजह से। इसी तरह से ग्रुप नंबर 4 में भी रखा जाएगा तो रिजेम्बलेंस की वजह से, और नहीं रख रहे तो वो उसकी डिसिमिलैरिटीज की वजह से। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिजेम्बलेंस। हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s1। अब देखो, चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ के आए हैं, उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बताया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे हाइड्रोजन की 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और बिल्कुल उसी के नीचे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर उसी के नीचे आपके पास ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। देखो, हाइड्रोजन 1s1 पे एंड हुआ, और अगर आप सोडियम को देख रहे हैं अपने पास, तो सोडियम के बारे में भी क्या लिखा हुआ है? सोडियम एंड कहाँ पे हो रहा है? 3s1, यानी s1 पे एंडिंग है, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। कहा जा रहा है हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी 1s1। लेकिन अल्कली मेटल्स आल्सो कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल होता है उनके पास आखिरी, क्योंकि देखो एस एस वाली सिमिलैरिटी कि हाइड्रोजन का भी आखिरी s ऑर्बिटल, अल्कली मेटल्स का भी आखिरी s ऑर्बिटल, और उसके बाद दूसरी सिमिलैरिटी कि हाइड्रोजन के लास्ट शेल यानी कि s ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन, और अल्कली मेटल्स के भी s ऑर्बिटल के अंदर एक, यानी कि s में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी थी। हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H पॉजिटिव आयन। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि भैया H क्या बनाता है? H हमेशा बनाता है H पॉजिटिव आयन। H क्या बनाता है हमेशा? H पॉजिटिव आयन बनाता है। तो आपके पास होता क्या है उसूली तौर पे कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और लूज कर देने की सूरत में जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो लूजिंग की सूरत में उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी वजह से हाइड्रोजन ने पॉजिटिव आयन जनरेट किया। इसी तरह से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की मैं अगर बात करूं, तो ये दोनों भी पॉजिटिव आयंस ही जनरेट करते हैं। आगे बात करते हैं। कहा जा रहा है बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंबाइन विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब व्हाट आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का जिक्र क्यों किया गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं उन एलिमेंट्स को जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। भाई लाजमी सी बात है, अगर मार्केट में बायर है तो सेलर भी तो होगा ना। अगर एक स्ट्रॉन्ग बायर है, एक स्ट्रॉन्ग खरीदार है,
तो आपके पास एक बेचने वाला भी तो लाजमी तौर पर मौजूद होगा। आप देखो, मिसाल मैं आपको ऐसे समझाऊं कि पुराने दौर के अंदर एयर कंडीशनर्स जो एसी जो होते हैं आपके पास अलग अलग, अब तो इन्वर्टर वाले एसीज आ गए हैं बहुत सारे, तो पहले इन एसीज की इतनी कोई डिमांड नहीं होती थी, तो इनके जो सेलर्स थे वो भी इतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन अब एसीज की बहुत डिमांड है, इस वजह से आप देख रहे हैं कि कितने इनके सेलर्स हैं, क्योंकि बायर्स आ गए, इसी वजह से सेलर्स भी आ गए। तो यहाँ पर यही बताया गया कि हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा कुव्वत होती है कि ये फौरन से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और जुड़ जाते हैं किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा? जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह के एलिमेंट्स जिनको एक इलेक्ट्रॉन दरकार है। आप नीचे अपने पास एग्जाम्पल में देख रहे हैं, आप अपने पास नीचे एग्जाम्पल में देख रहे हैं HCl लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं NaCl लिखा हुआ है। यहाँ पर Na यानी कि अल्कली मेटल है, Cl यानी कि आपके पास क्लोरीन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और क्लोरीन वहां पे दूसरे HCl में भी नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, सच एज हैलोजेंस टू फॉर्म हैलाइड्स। हाइड्रोजन मिलता है तो हैलाइड्स जनरेट कर लेता है हैलोजेंस के साथ। फिर चौथी सिमिलैरिटी क्या है? द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन। देखो पानी में जैसे ही ये ऊपर दो आयंस लिखे हैं आपके पास, दो सब्सटेंसेस लिखे हैं ना, एक HCl है और एक NaCl है। तो जरा दोनों के बारे में मैं बताऊं आपको। अगर HCl को पानी में डाल दिया जाए तो HCl पानी में जाते ही फौरन से H पॉजिटिव आयन जनरेट कर लेगा। NaCl को अगर पानी में यानी कि नमक को अगर पानी में डाल दिया जाए तो नमक भी फौरन से Na पॉजिटिव आयन जनरेट कर लेगा। अब देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स फॉर्म द पॉजिटिव आयंस इन द एक्वस मीडियम एंड रिड्यूस एट कैथोड। लाजमी बात है, पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव टर्मिनल पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। इन इलेक्ट्रोलाइसिस हेंस दे आर आयनाइजेबल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये लाजमी बात है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं यानी कि अल्कली मेटल्स के भी कंपाउंड्स और हाइड्रोजन के भी कंपाउंड्स होते हैं, वो मेजॉरिटी इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं और आयनाइजेबल भी होते हैं। सो ये सारी सिमिलैरिटीज थी जो हमने अपने पास देखी, जो ग्रुप नंबर 1 की थी। आइए जब ग्रुप नंबर 1 में इन बुनियादों पर हम रख सकते थे, अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हम ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन को नहीं रख सकते, यानी कि डिससिमिलैरिटीज ऑफ दैट ग्रुप। बताया जा रहा है हाइड्रोजन इज अ गैस। हाइड्रोजन क्या है? सब जानते हैं, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है और डाई एटॉमिक स्टेट में पाया जाता है। कौन से स्टेट में? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक आप देख रहे हैं अपने पास, आप बिल्कुल अपने पास देख रहे हैं H2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? H2 लिखा हुआ है। तो H2 मतलब क्या? दो हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये डाई एटॉमिक है। इसका मतलब ये क्या है? डाई एटॉमिक है। कहा जा रहा है व्हाइल ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर मेटल्स, जो ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे? मेटल्स होंगे और एग्जिस्ट करेंगे सॉलिड स्टेट में। कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे? सॉलिड स्टेट। भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे मेटल्स हैं, बेसिकली लाइट मेटल्स हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और ये पाए जाते हैं अपने मेटल्स सॉलिड स्टेट में, और एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं, डायटोमिक नहीं होते। हाइड्रोजन क्या है? गैस। हाइड्रोजन इज अ गैस और एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। तो यहीं पर सबसे बड़ा मसला आ जाता है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट व्हाइल द कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर आयनिक। अब मैं मिसाल आपको इसकी ऐसे समझाता हूं, देखिए जरा गौर से कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक कंपाउंड है मीथेन, सी, और ये 4 हाइड्रोजन। आपको नजर आ रहा है कि यार ये कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है इसके अंदर, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर मैं बात करूं NaCl की, अगर मैं बात करूं KCl की, अगर मैं बात करूं LiF की, तो ये सारे प्योरली आयोनिक हैं, ये सारे प्योरली आयोनिक हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो एक हाइड्रोकार्बन दिखाया ना, करोड़ों लाखों हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन तो सब में पाया जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पाया जा रहा है, तो मेजॉरिटी ऑफ द हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर
मेजॉरिटी ऑफ द हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर कोवलेंट। मेजॉरिटी जो कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कोवलेंट होते हैं। लेकिन अल्कली मेटल्स के सारे कंपाउंड्स आपके पास कौन से होते हैं? आयोनिक होते हैं। हाइड्रोजन नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो हर एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन्स दरकार होते हैं। ये रूल कहलाता है ऑक्टेट रूल। ये आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था आपने। ऑक्टेट रूल कहलाता है कि हर एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन्स दरकार हैं, सिवाय 2 एलिमेंट्स के जो 8 की कहानी नहीं रखते। एक है हीलियम, उसके आखिरी शेल 2 पे मुकम्मल हो जाता है क्योंकि उसके पास पहला ही शेल होता है, तो उसका सब शेल एस होता है और जो 2 पे मुकम्मल हो जाता है तो वो कंप्लीट है। दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लास्ट शेल यानी कि जो पहला शेल है, पहला ही शेल उसका लास्ट शेल होता है, तो पहला शेल मुकम्मल होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स पे, और एस ऑर्बिटल है तो वो 2 पे कंप्लीट होता है, तो हाइड्रोजन के पास 1 है। तो हाइड्रोजन को अब कितने दरकार हैं? 1। लेकिन बाकी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो पहले शेल पर मुकम्मल हो, वो सब दूसरे तीसरे, और कोई भी एलिमेंट अगर दूसरे शेल पर चला गया तो इसका मतलब उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स दरकार हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स दरकार हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स दरकार हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली कहानी आपके पास आ जाती है। तो बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल, व्हेयरएज द अल्कली मेटल्स नीड 7 इलेक्ट्रॉन्स। अल्कली मेटल्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? 1 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सिमिलैरिटी तो नहीं है, तो बहुत बड़ी डिससिमिलैरिटी है। फिर कहा जा रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, किसी भी एक एलिमेंट के एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, कोई एक एलिमेंट के अंदर किसी एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस एटम को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहलाएगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? आपके सामने लिखी हुई है 1356 किलो जूल्स पर मोल। ये है हाइड्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि बेइंतहा ज्यादा है अल्कली मेटल के ग्रुप से। अल्कली मेटल में सबसे ज्यादा लिथियम की है और वो खुद क्या है? 524। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द आयनाइजेशन पोटेंशियल्स ऑफ बोथ ऑफ द एलिमेंट्स। बात समझ रहे हैं आप? ये ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी बिना पर इनको एक दूसरे के साथ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के अंदर खासी सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। तो ये बेटा डिससिमिलैरिटीज थी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की। आइए जरा हम चलते हैं ग्रुप नंबर 4 पर अपनी बात को लेकर। ग्रुप नंबर 4 के अंदर सबसे पहले बताया गया, भाई देखो मैं ग्रुप नंबर 4 की सबसे पहले एक बात बताऊं, हर एलिमेंट को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8। 8 का आधा क्या होता है? 4। हाइड्रोजन को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स करने हैं? 2। हाइड्रोजन के पास हैं कितने? 1। 2 करने हैं, 1 है। और ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स को 8 करने हैं, 4 हैं। तो यानी कि 50% उनकी स्पेसेस, 50% उनके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड हैं, 50% उनके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना। तो यहाँ पर भी यही बात है, हाइड्रोजन में भी 50% इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, हाफ फिल्ड। द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ फिल्ड लाइक दोज ऑफ ग्रुप नंबर 4A एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स भी आधे फिल्ड हैं, हाइड्रोजन भी आधा फिल्ड है। फिर बताया गया हाइड्रोजन एंड कार्बन आर जनरली कोवेलेंटली बॉन्डेड विद अदर एलिमेंट्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे से और दूसरे एलिमेंट्स के साथ बहुत ज्यादा देखा गया है कि कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। हाइड्रोजन भी और कार्बन को भी बताया जा रहा है कि कार्बन भी जनरली देखा गया है कि कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही आपस में दूसरे एलिमेंट्स के साथ, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो इस म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू ही ये आपस में एक दूसरे के साथ दोनों एलिमेंट्स जुड़ते हैं और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी जुड़ते हैं। फिर कहा जा रहा है some thermodynamic properties such as the ionization potential, electron affinity of hydrogen are found to similar of that carbon and other members of the group number 4A.
बताया गया कि कुछ थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल्स हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये खासे दर्जे पर हाइड्रोजन की सिमिलर हैं कार्बन के साथ। हाइड्रोजन और कार्बन की खासी सिमिलर हैं, और अगर कार्बन के साथ सिमिलर हैं तो इट मींस ये ग्रुप नंबर 4A के दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बहुत ज्यादा हद तक सिमिलैरिटीज शो करेंगी। फिर बताया गया दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.1। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.4। तो देखिए ये दोनों खासे दर्जे पर सिमिलर नजर आते हैं। तो ये जो बात की गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज नियरर टू ईच अदर, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू एक दूसरे के करीब हैं। ये थी कुछ सिमिलैरिटीज जिनकी बिना पर हम सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 4 में रखा जाए, लेकिन ग्रुप नंबर 4 में भी हाइड्रोजन को नहीं रखते। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर भी कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। क्या डिफरेंसेस हैं ये देखते हैं। हाइड्रोजन का सबसे बड़ा डिफरेंस, हाइड्रोजन पाया जाता है गैस में। जो ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉर्मल टेम्परेचर और कंडीशंस के ऊपर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर्स के ऊपर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ये तो नहीं पाए जाते लिक्विड में या गैस में। हाइड्रोजन पाया जाता है गैसियस स्टेट में हमेशा। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आपके पास। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस करार पाया। फिर बताया गया हाइड्रोजन इज अ मोनोवेलेंट एलिमेंट। भाई हाइड्रोजन अगर सिंगल हैंडेडली बात की जाए तो हाइड्रोजन जो H है, जो हाइड्रोजन यानी कि जो H है, ये H तो एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है ना, क्योंकि इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है। ये किसी एक एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड बना सकता है। ये ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन के साथ ऐसा कतअन नहीं है। कार्बन अलग अलग 4 एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है। कार्बन अलग अलग 4 एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है। आप देख रहे हैं एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। एक, दो, बल्कि मैं अलग कलर यूज करूं ताकि तुम लोगों को अच्छे से हाईलाइट हो जाए। एक, दो, तीन, चार। ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ने तो एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा ना। देखो ये हाइड्रोजन तो सिर्फ इसी के साथ जुड़ा, ये हाइड्रोजन सिर्फ इसी एक कार्बन के साथ जुड़ा, ये हाइड्रोजन सिर्फ इसी एक कार्बन के साथ जुड़ा, ये हाइड्रोजन सिर्फ इसी एक कार्बन के साथ जुड़ा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस कार्बन की, तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, तो अलग अलग 4 एलिमेंट्स के साथ जुड़ा है मेरे बच्चों। तो आइए देखते हैं जरा क्या है। मैं फिर से आपको दिखा दूं, एक बार आप देखिए इस चीज को। आगे चलते हैं। बताया गया हाइड्रोजन मोनोवेलेंट, हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है and forms one covalent bond, whereas the members of group number 4A are tetravalent and forms 4 covalent bond। आपने देखा कार्बन ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, लेकिन एक हाइड्रोजन ने सिर्फ एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो ये एक बहुत बड़ी डिसिमिलैरिटी थी। वैलेंस चेन ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ s ऑर्बिटल। देखो मैंने बताया था ना, ग्रुप नंबर हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो मैंने तब बताया था कि एलिमेंट्स को प्लॉट किया गया है आपके ब्लॉक्स के अंदर SPDF। और SPDF कुछ इस सेंस है कि जो एलिमेंट्स का लास्ट सेल S है वो S ब्लॉक में आएंगे, जिनका लास्ट सेल P है वो P ब्लॉक में आएंगे, जिनका लास्ट सेल D है वो D में, और जिनका लास्ट सेल F है वो F में आएंगे। तो जो कार्बन वाली फैमिली है उनका लास्ट सेल होता है P, लास्ट सबशेल होता है उनका P, और हाइड्रोजन का लास्ट सबशेल है S। तो यहीं पर बहुत बड़ी डिसिमिलैरिटी आ गई। That valence shell of hydrogen consists of only s orbital, whereas the members of carbon consist of s and p orbitals। भाई उसके अंदर s और p दोनों पाए जा रहे हैं लास्ट सेल में, लेकिन हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ s पाया जाता है। बात यहां तक सब मेरी समझ रहे हैं? आगे बताया गया हाइड्रोजन ओनली एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म, while group number 4A elements exist in the different allotropic forms। ग्रुप नंबर 4A के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ अपनी इस गैस की स्टेट में ही पाया जाता है। कैसे? भाई कार्बन की मिसाल ले लूं। कार्बन की दो बड़ी कॉमन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, सब जानते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। हाइड्रोजन की कोई है ही नहीं। हाइड्रोजन की आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम, बट दीज आर नॉट द allotropic forms, these are the isotopic forms। allotropic form is a bit different thing। what is mean by the allotropic form? एलोट्रोपी के मायने क्या है मैं आपको समझा रहा हूं।
याद रखिएगा, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। सेम एलिमेंट, पहली बात। सेम स्टेट, दूसरी बात। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तीसरी बात। डिफरेंट फॉर्म्स, चौथी बात। Same element in the same state with different forms having the different physical properties are known as the allotropic forms. एलोट्रोपिक फॉर्म्स इन्हीं को कहते हैं कि एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट जो है वो अपनी एक ही स्टेट के अंदर पाया जा रहा है, मगर अलग अलग फॉर्म्स के अंदर पाया जा रहा है, और उन तमाम फॉर्म्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से खासे दर्जे पर डिफरेंट है। कैसे प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, आइए देखते हैं जरा। बात सिंपल सी है मेरे बच्चों, बात सिंपल सी ये है कि आपके पास डायमंड इज नोन एज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड इज नोन एज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। लेकिन अगर उसी के बरक्स में बात करूं, ग्रेफाइट जो कि आपकी पेंसिल के अंदर मौजूद होता है, तो उसे आप अपनी उंगलियों के बीच दबाकर तोड़ देते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 4A की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्रुप नंबर 7A पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।